1990 में जब रोमानिया में अबॉर्शन बैन हो गया था, तब जो भी फैमिलीज अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती थी, वो उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देती थी। Every year, 10,000 babies are abandoned in Romania's hospitals. देखते ही देखते अनाथ आश्रम की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर बच्चों की ओवर क्राउडिंग होने लगी और वहां पर बच्चों को पर्याप्त फिजिकल टच, सोशलाइजेशन और केयर मिलना बंद हो गई। तो जब ये न्यूज आम लोगों तक पहुंची, तब कई रिसर्चर्स ऐसे थे जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि इन बच्चों को जब इतने लंबे समय तक फिजिकल टच और केयर से डिप्राइव करा जाता है, तो इनकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आएगा। उन्होंने बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप में वो बच्चे थे जो अनाथ आश्रम में ही बड़े हुए थे। दूसरे ग्रुप में वो बच्चे थे जिन्हें अनाथ आश्रम से निकाल के फॉस्टर केयर होम में डाल दिया गया था और उन्हें थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन और टच मिलना शुरू हो गया था। जबकि तीसरे ग्रुप में वो बच्चे थे जो अपनी बायोलॉजिकल फैमिलीज में ही बड़े हुए थे। इन बच्चों के EEG स्कैन्स, MRI स्कैन्स और कॉग्निटिव टेस्टिंग करने पर यह पता लगा कि जो भी बच्चे ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, उनके दिमाग का साइज 10% छोटा था, उनका IQ 15 से 20 पॉइंट कम था, उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता था और इन बच्चों के बड़े होने के बाद भी इनमें डिप्रेशन के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। जबकि जो बच्चे फॉस्टर केयर होम्स में बड़े हुए थे, उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट थी, लेकिन जो बच्चे अपनी बायोलॉजिकल फैमिलीज के बीच में बड़े हुए थे, उनका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी पेरेंट्स, माँ बाप दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को प्रॉपर फिजिकल टच, रफ एंड टम्बल प्ले, खेल कूद, प्रॉपर उसको केयर मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाता है और उसकी बॉडी में स्ट्रेस कम से कम रहता है। आजकल इंस्टाग्राम पर भी मैं ऐसे प्रोडक्ट्स की एड्स देखता हूं जहां पर कंपनीज वेटेड सॉफ्ट टॉयज बना रही हैं, जिनको पकड़ने पर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक रियल हग मिल रही हो। इस तरह की चीजें आपको टेम्परेरीली बेटर तो फील करवाती हैं, लेकिन ये कभी भी आपकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं करती। हर कोई हुकअप कल्चर के बारे में भी बात करता है और हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को कैजुअल सेक्स की मदद से उनकी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो रही होंगी, लेकिन स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि आज के समय पर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन से भी कम सेक्स कर रहे हैं और हम आजकल अपनी वर्जिनिटी को भी लेट लूज कर रहे हैं। हुकअप कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हर कोई मॉडर्न हो चुका है और हर कोई अब कैजुअल सेक्स कर रहा है। हुकअप कल्चर का मतलब बस इतना है कि एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जिनको ज्यादातर एक्शन मिल रहा है और बाकी सारे लोग आज भी सेक्स और टच डिप्राइव्ड हैं। इवन जो लोग कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में यही रिपोर्ट करते हैं कि कैजुअल सेक्स की नेचर इतनी इनकंसिस्टेंट और इतनी अनसेटिस्फाइंग होती है कि इतना सब करने के बाद भी वो बोलते हैं कि I still feel lonely and I still feel a lack of physical affection। अब रिसेंटली इंटरनेट पर इतना हंगामा हुआ था जब एक ओनली फैंस मॉडल ने 12 घंटे में 1000 मेल्स के साथ इंटरकोर्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जस्ट इमेजिन कि इस तरह के मेल्स टच और फिजिकल अफेक्शन के लिए कितने ज्यादा भूखे होंगे कि वो एक ऐसे अनजान इंसान के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसने एक दिन में 1000 लोगों के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया है और इतने लोगों के साथ मिंगल करने के बाद ये इमोशनल वीडियो उनकी बाहर आई। I don't know if I'd recommend it. Definitely. Sorry. Okay. The awkward interaction of like you feeling pressure to have to make them come if like you haven't spent enough time with them and feeling like यही सेम इल्यूजन हमें पॉर्न को देखने पर मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि जिस भी इंसान को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कोई भी हमारी केयर करने के लिए या फिर हमें टच करने के लिए नहीं होता और जस्ट बिकॉज हम ऑलरेडी मैस्टरबेट कर चुके होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के साथ रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की मेहनत भी मैं क्यों करूं, क्यों मैं किसी के पास जाऊं, मैं उसको मनाऊं, उससे बातें करूं, उसके ऊपर अपना पैसा, एनर्जी लगाऊं, जबकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर पॉर्न को देख के मैस्टरबेट करके उस सेम फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। बट जो भी इंसान रेगुलरली पॉर्न देखता है और मैस्टरबेट करता है, सिर्फ वो ही ये बता सकता है कि ये सब चीजें करने के बाद वो कितना और ज्यादा लोनली और ज्यादा गिल्टी फील करता है। नाउ ये बात करते हैं कि हम अपनी इस टच की कमी को सॉल्व कैसे करें। फर्स्टली, इंक्रीज नॉन सेक्सुअल फिजिकल टच। मैं बात कर रहा हूं हैंडशेक्स की, हगिंग की एंड पैट्स ऑन द बैक। बिकॉज जरा सा जब हम एक इमोशनल वे में किसी को टच करते हैं या फिर कोई हमें टच करता है और हमें पता होता है कि somebody cares for us, उससे हमारा एक ट्रस्ट डेवलप होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जो भी हमारा स्ट्रेस होता है वो कम होता है। बट आज के समय पर हर कोई ना बहुत सोच समझ के टच करता है दूसरे इंसान को। अगर एक लड़का दूसरे लड़के को टच करता है, दैट मीन्स ही इज गे। अगर एक लड़की एक लड़के को टच करती है, दैट मीन्स शी इज डेस्परेट। और अगर एक लड़का लड़की को टच करने के बारे में भी सोचता है तो उसके दिमाग में पहले प्रोसेसिंग चालू होती है कि कंसेंट क्या होता है, मैंने इतना लोगों से सुना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर मैं पूछूं,
क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो इसी कैलकुलेशन में बैठा रहता है और वो कहता है कि छोड़ो मेरे को करना ही नहीं है। ये आजकल प्रॉब्लम हो रही है। एंड लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। जब भी आप किसी के साथ क्लोज आते हो, आप किसी रिलेशनशिप में आते हो या फिर आप फ्रेंडशिप डेवलप करते हो किसी इंसान के साथ और थोड़ा टाइम हो जाता है, उसको डेप्थ बिल्ड होना शुरू होती है, तब सामने से ही आपको ये दिखता है कि दूसरा इंसान क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और आपकी जो बॉन्ड है वो डीप होती जा रही है। ऐसे टाइम पर यू जस्ट रेसिप्रोकेट। आपने किसी पर भी रिलाय नहीं करना है अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए। आपकी बॉडी को बस ये पता होना चाहिए कि फिजिकल लेवल पर आई एम वेरी प्रोटेक्टेड। मतलब एवोल्यूशन की नजर से इस चीज को देखो कि फिजिकल लेवल पर अगर हर कोई हमसे दूर दूर है, कोई भी हमें टच नहीं करता है, कोई भी हमें कभी हग नहीं करता है, कोई भी पैट नहीं करता हमारे बैक पे, और हमें ऐसा लगता है कि हर कोई इतना दूर दूर क्यों है, तो ब्रेन उस चीज को ऐसे प्रोसेस करता है कि मे बी मैं डेंजर में हूं, मेरे अंदर कोई कमी है जिस वजह से हर कोई मेरे से दूर रहता है। क्या मेरे अंदर कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया है, कोई मेरे को सिकनेस हो गई है, क्या मैं इंसान ही ऐसा हूं जिससे दूसरे लोग एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं? तो इस लेवल पर आपकी जो प्रोसेसिंग होती है माइंड में, ये चल रही होती है। दैट्स वाई यू नीड जस्ट एक सिक्योरिटी कि मेरे आसपास कोई है और लोग इंटरेस्टेड है मेरे क्लोज आने में। जिस पॉइंट पर ये सिक्योरिटी मिल जाती है, कई बार ये हैंडशेक करने पर, पैट करने पर या फिर हग करने पर ही मिल जाती है, इससे आगे जाने की कई बार जरूरत भी नहीं होती है। दैट्स वाई मैं कैजुअल चीजों के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप चीजों को कैजुअल ले जाते हो तब भी कहीं ना कहीं वो एम्प्टीनेस खत्म नहीं होती है, वो रहती है, बिकॉज वहां पर एक इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है। जब हमारी बॉडी को ये फील हो जाता है कि इमोशनल लेवल पर कोई आके हमारे क्लोज आ रहा है, तब वो हमें टच कर रहा है, उससे हमारा जो सारा स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, तब वो दूर होती है। सेकेंडली, बिल्ड सोशल कॉन्फिडेंस एंड गैदर 7 आवर्स ऑफ इंटरेक्शन। गूगल की एक स्टडी हुई थी जिसमें यह देखा गया कि कोई भी इंसान जब किसी प्रोडक्ट को बाय करता है तब उससे पहले उसके एग्जैक्ट एक्शन स्टेप्स क्या होते हैं, और उनको ये पता लगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तब उसको परचेज करने से पहले आप उसी प्रोडक्ट से 7 आवर्स ऑफ इंटरेक्शन उसे देते हो। जैसे अगर आपको कोई फोन लेना है, आपको किसी इन्फ्लुएंसर का कोई प्रोडक्ट या फिर उसका कोर्स बाय करना है, आप पहले उसके बारे में रिव्यूज देखते हो या फिर उस इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट देखते हो, घंटों तक उस इंसान को देखते हो और एक अपने माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करते हो कि हाँ, जो भी मैं लेने जा रहा हूं, जो भी मैं क्लोथिंग लेने जा रहा हूं, मोबाइल लेने जा रहा हूं, बुक लेने जा रहा हूं, जो भी जहां पर भी मेरा पैसा जाएगा, क्या वो वर्थ इट होगा या फिर मैं उसको रिग्रेट करूंगा। जस्ट टू मेक श्योर कि हम उस चीज को रिग्रेट नहीं करते, हम एक चीज को एटलीस्ट 7 घंटे की इंटरेक्शन देते हैं। तो सिमिलर रूल अप्लाई होता है जब भी हम किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं और हम उस इंसान का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। तो जब भी आप ऐसा चाहते हो कि आपके फ्रेंडशिप्स में बहुत ज्यादा डीप बॉन्ड बने, लोग आप पर ट्रस्ट करें और लोग जल्दी से जल्दी आपको अपनी ट्राइब का पार्ट बनाएं, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू एक्यूमुलेट 7 आवर्स ऑफ इंटरेक्शन विद देम। आप उस इंसान के साथ ओवर टाइम इतनी बातें एक्यूमुलेट कर लो कि वो आपके आगे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए और उनके साथ प्रैक्टिस करते करते आपका सोशल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। इसको बोलते हैं द 7 आवर रूल, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बाय डूइंग सोशल वार्म अप। मतलब साइंस ये बताती है हमें कि जब भी हम किसी से बात करना चालू कर देते हैं, अगर हमारे अंदर सोशल एंजाइटी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग होती है और हम बीच में ही हकलाने लगेंगे, हम डरने लगेंगे, हम स्वेट करने लगेंगे। तो इससे बेटर ये होता है कि हम सोशल वार्म अप करें, यानी हम ग्रेजुअली खुद को सोशल इंटरेक्शन से एक्सपोज करें। पहले में भी आप किसी को टेक्स्ट करते हो, फिर आप उनसे कॉल पर बात करना शुरू करते हो, फिर आप उनसे एक रियल लाइफ मीटिंग अरेंज करते हो और फिर जाके आपका रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप डीप होने लगती है। ये एक नेचुरल कोर्स होता है किसी भी रिलेशनशिप का, और अगर आप एकदम एंड पर जाने की कोशिश करो कि एकदम से मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा डीप बन जाए, या फिर आप एक ही स्टेज पर अटके रहो, आप उन्हें टेक्स्ट ही करते जा रहे हो या फिर बस कॉल पर बातें ही चल रही हो और आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, देन अगेन यू विल एक्सपीरियंस फेलियर। क्योंकि अगर आप एकदम से स्किप करने की कोशिश करोगे इन स्टेजेस को, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और दूसरा इंसान बहुत ऑकवर्ड फील करेगा कि तुम्हारे अंदर जल्दबाजी क्यों है, क्यों तुम डेस्परेट हो। और अगर आप शुरुआत में ही अटके रहोगे तो दूसरा इंसान भी बोर हो जाएगा। इसलिए टाइम के साथ साथ खुद की सोशल मसल्स को चैलेंज करो, खुद को नई नई सिचुएशंस में पुट करो, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के नए लोगों से बात करो, उनसे डीप कनेक्शंस बनाओ। और जितना आप इस सोशलाइजिंग को प्रैक्टिस करोगे, आप ये देखोगे कि फिल्टर आउट होके आपके सर्कल में ऐसे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं जो एक्चुअल में आपकी केयर करते हैं, और उनके क्लोज रहने पर आप बहुत ज्यादा फिजिकली सिक्योर फील करते हो और आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। थर्डली, रिड्यूस डिजिटल आइसोलेशन। अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि आपका लिबिडो कितना हाई हो सकता है,
या फिर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमली बूस्ट करना चाहते हो, तो बस दो चीजें करो। फर्स्ट, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, एंड सेकंड, स्टॉप स्क्रोलिंग ऑल द टाइम। हमने इस चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि जब भी आप पॉर्न देखते हो और फिर मैस्टरबेट करते हो, तब आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि जो आपके अंदर रिप्रोड्यूस करने की और अपने जीन्स को अगली जनरेशन में पास ऑन करने की मोटिवेशन थी, वो अब जा चुकी है। बॉडी को ऐसा लगता है कि इजैकुलेट करने के बाद देयर इज नथिंग मोर टू डू। अब काम करने की या फिर रियल लाइफ कनेक्शंस बनाने की क्या ही जरूरत है, जो मेन काम था वो तो हो चुका है। इसके साथ साथ जब आप कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे होते हो, तब आपकी बॉडी में इतना ज्यादा डोपामिन प्रोड्यूस होता है, और जब ये इतना ज्यादा डोपामिन आपके ब्रेन तक रश करता है, तब ब्रेन में इतने ज्यादा डोपामिन रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं होते कि वो इतने सारे डोपामिन को हैंडल कर सकें। तब होता क्या है, ब्रेन अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर लेता है, यानी ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। और जितनी ब्रेन रिसेप्टर्स में डोपामिन की क्वांटिटी कम होती है, उतना ही आप कम प्लेजर फील करते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। और कम डोपामिन दिमाग तक पहुंचने से एक सीधा सीधा साइड इफेक्ट हमें ये मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैप्पी नहीं है, एंड सेकेंडली अगर आपको ये नहीं पता, आवर लिबिडो इज ऑल्सो रिलेटेड टू डोपामिन। तो जब भी हम अनहेल्दी डोपामिन अपने अंदर ले रहे होते हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं बजाय कुछ बिल्ड करने के, तब वो इतना ज्यादा डोपामिन एक्चुअल में दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता है। एक पॉइंट के बाद दिमाग इतने सारे डोपामिन को जंक समझने लगता है, और ये डोपामिन वेस्ट होने के साथ साथ हमारे को डिप्रेस्ड फील करा के जाता है। इसके साथ ही अगर हम हेल्दी डोपामिन के बारे में बात करें, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डोपामिन हमें सिर्फ तब नहीं मिलता जब हम कोई रिवॉर्डिंग काम करते हैं, कि हमने जंक फूड खा लिया, एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसमें, या फिर हमने सेक्स कर लिया तो उससे बस हमें डोपामिन मिलता है। नो, डोपामिन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड, कि अगर मैं अभी काम कर रहा हूं और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आगे चल के इस एक्टिविटी से मुझे कुछ फल मिलने वाला है, तो मैं अभी ही बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाऊंगा उससे, बिकॉज अभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा डोपामिन बढ़ेगा जो मेरे को मोटिवेट करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी रिवॉर्ड रिस्पॉन्स। तो जब भी आप अपने डोपामिन रिजर्व्स को एक्सेसिव स्क्रोलिंग या फिर पॉर्न देखकर वेस्ट करने के बजाय, अगर आप बस कोई काम करते हो जिससे आपको क्लियरली ये पता होता है कि इस काम को करने से आगे चल के मेरे को कोई फल मिलने वाला है, एंड यू डिले योर ग्रेटिफिकेशन, आप उसी मोमेंट से बहुत ज्यादा प्लेजर निकाल पाते हो, और आपके अंदर रियल लाइफ कनेक्शंस बनाने की मोटिवेशन रीस्टोर हो पाती है। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, एंड स्टॉप डिजिटली आइसोलेटिंग योरसेल्फ। अगर आप यंग होकर भी अपने अंदर मोटिवेशन की कमी फील करते हो एंड यू फील ड्रेन्ड ऑल द टाइम, then just let these things go. Stop scrolling, stop watching porn, and then you will immediately see this difference कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है काम करने की भी और दुनिया में नाम कमाने की भी।